अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की चंद रोज़ की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम में सबसे पहले बात सूबे से वफाक को अस्पतालों की मुंतकिली के मामले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है। पहले ये मामला सामने आया और फिर ये फैसला सामने आया कि वफाक भी पुलिस की इस्लाहात के लिए कानून साजी कर सकता है और अब सूबों से टैक्स वसूली के इख्तियारात को वफाक मुंतकिली पर गौर हो रहा है। 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम का माहौल बन रहा है। हुकूमत इनकारी थी कि 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम नहीं होगी या तरमीम नहीं करना चाहते, और पीपल्स पार्टी का इसरार था कि 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम की तैयारियां की जा रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जहन बना लिया गया है। 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम चाहती है हुकूमत करना। ये सियासी तौर पर एक मुश्किल कदम होगा। गुज़श्ता हफ्ता इसी प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि 4 में से 3 सूबों में तो तहरीक इंसाफी की हुकूमत है, इसीलिए उन्हें अभी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी काबीना जिसका आप भी हिस्सा है, वाकई आप सोच रहे हैं कि 18वीं तरमीम से जो तब्दीलियाँ लाई गई उनमें कुछ बदलना है, उनको वापस करना है, जिससे नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा वफाक को या वफाकी इंतज़ाम को? हमें कोई इशू नहीं है। सूबे में पाकिस्तान में 4 में से 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, वफाक में हमारी हुकूमत है, क्योंकि अमली तौर के ऊपर तो हमारी ही हुकूमत है सूबों में भी, और इसलिए ये पीपल्स पार्टी को तो चूँकि डाइवर्जन चाहिए, बात बदलने की कोशिश करते हैं, वरना ज़ाहिर है दिल में तो उनको भी पता है कि 18वीं तरमीम हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें। लेकिन अगर आप ये कह दें एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर, कि ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत 18वीं तरमीम को बदलना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, ना ही ऐसा करने का कोई इरादा है, ना सोच रही है, ना बात हो रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास ये आर्गूमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना। पहली बात तो यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें भी तो जब तक पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस नहीं होगा तीनों पार्टीज़ का, तो तरमीम पास कैसे होगी? ज़ाहिर है हमारे पास नंबर्स नहीं हैं, और जब नंबर होंगे तब देखेंगे कि बात होगी नहीं होगी। फ़िलहाल ऐसा ना कोई सोच है, ना इस तरफ कोई पेशकदमी हो रही है। फवाद चौधरी ने तो वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं सोच रही, मगर हुकूमत मीडियम टर्म टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। इस फ्रेमवर्क का इशारा 2 हफ्ते पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मिनी बजट पेश करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि आइंदा चंद दिनों में फ्रेमवर्क सामने आ जाएगा। खबरों के मुताबिक इस फ्रेमवर्क का सबसे अहम नुकता यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो टैक्सेस सूबों को मुंतकिल हो गए थे, वो अब दोबारा वफाक अपने हाथ में लेना चाह रहा है। इस हवाले से एक टैक्स कमीशन बनाया जा रहा है। दी न्यूज़ और जंग अखबार में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला किया है कि एक आला इख्तियाराती टैक्स कमीशन कायम किया जाएगा, ताकि सूबों से खिदमात पर जनरल सेल्स टैक्स और ज़रूरी टैक्स की वसूली का इख्तियार वापस लिया जाए और जायदाद पर यकसा कदर के मुताबिक टैक्स नाफिज किया जाए। इस हवाले से मीडियम टर्म टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क का स्ट्रेटजी पेपर तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक टैक्सेस में तकसीम से निपटने के लिए वज़ारत ख़जाना ने माहिरीन, वफाकी और सूबाई नुमाइंदों पर मुश्तमिल आला इख्तियाराती टैक्स कमीशन कायम करने की तजवीज़ दी है, जो टैक्स निज़ाम के पैरामीटर्स वाज़े करेंगे। इन पैरामीटर्स की मंजूरी इस कमेटी के ज़िम्मे होगी, जो वफाकी और 4 सूबाई वज़राए ख़जाना पर मुश्तमिल होगी। अहम बात यह है कि 18वीं तरमीम से पहले खिदमात पर वफाकी हुकूमत जनरल सेल्स टैक्स वसूल करती थी और फिर पैसे सूबों को मुंतकिल किए जाते थे। 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये टैक्स सूबे वसूल करने लगे थे, मगर अब हुकूमत, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, चाहती है कि माजी की तरह ये टैक्स वफाकी वसूल करे। इस हवाले से स्ट्रेटजी पेपर में वाज़ेह किया गया है कि इसके लिए सूबों की तहरीरी रजामंदी ज़रूरी है। इसी तरह ज़रूरी टैक्स भी सूबे वसूल करते हैं। स्ट्रेटजी पेपर के मुताबिक ज़रूरी आमदनी पर टैक्स का हल मुमकिन तौर पर ज़रूरी इनकम टैक्स की वसूली वफाक के सुपुर्द करने में है। इस सिलसिले में हर सूबे से जमा किए जाने वाले टैक्स को काबिल तकसीम पूल का हिस्सा ना बनाया जाए, बल्कि बराह रास्त उसी सूबे को मुंतकिल कर दिया जाए, और अगर ज़रूरी टैक्स वफाक वसूल करेगा तो इसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। इसके अलावा रियल स्टेट सेक्टर में चूँकि जायदाद पर टैक्स वफाकी हुकूमत वसूल करती है और सूबाई और मकामी हुकूमतें गैर मनकूला जायदाद पर ट्रांजैक्शन टैक्स वसूल करती हैं, तो तमाम फ़रीक़ैन की जायदाद की दुरुस्त कदर और दस्तावेज़ात मुरतब करने में दिलचस्पी है। इस सेक्टर में टैक्सेशन और कदर के तयन के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है, ताकि सरमाकारी की हौसला शिकनी के बगैर इस सेक्टर से मुमकिन हद तक ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जा सके, जिसकी हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत भी है। ये इक़दाम 18वीं तरमीम के मुताबिक नहीं, इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए हस्पतालों की मुंतकिली और पुलिस में इस्लाहात के केस में फ़ैसला दे चुकी है। वफाक को इख्तियारात हासिल है कि वो सूबों में अस्पताल बना सकती है, चला सकती है, इसी तरह वो पुलिस में इस्लाहात के लिए कानून साजी भी कर सकती। मगर पीपल्स पार्टी एक दफ़ा नहीं कई मरतबा ये वाज़ेह कर चुकी है कि इस तरमीम के साथ छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं करेगी।
अलबत्ता मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अभी वाज़ेह नहीं है। इसके अलावा हुकूमत टैक्स में इस्लाहात की कोशिशें कर रही है। हुकूमत ने टैक्स में इजाफे और कारोबार में आसानी के लिए एक और कदम भी उठाया है। डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक वज़ारत ख़जाना का ख्याल है कि तमाम वफाकी टैक्सेस और लिवीज़ को एक सिंगल टैक्स में बदल दिया जाए। FBI सिंगल टैक्स वसूल करेगा और फिर वज़ारत ख़जाना इसे मुख्तलिफ वज़ारतों और इदारों को मुंतकिल कर देगी और ये इदारे और वज़ारत ख़जाना के ज़रिए एक दूसरे से राबिते में होंगी। हुकूमत का ख्याल ये है कि मगरबी ममालिक में ये तजर्बा कामयाबी से काम कर रहा है। टैक्स देने वाले को अलग अलग टैक्सेस देने के बजाय एक ही टैक्स देना होगा। ये मनसूबा साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के दौर में भी ज़ेर गौर आया था, मगर उस पर अमल नहीं हो सका था क्योंकि उसमें बहुत सी रुकावटें हैं। मगर हुकूमत का अब इरादा यह है कि आइंदा बजट में सिंगल टैक्स का ऐलान कर दिया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल से। मिफ्ताह इस्माइल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। जब भी वफाकी हुकूमत से पूछें कि वो 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी का एहतजाज सामने आता है, फिर पूछें तब भी मना करते हैं। लेकिन कोई ना कोई खबर कुछ दिन के बाद ऐसी आती है जिससे लगता है कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम के नीचे जो चीज़ें हैं उनको बदलना चाहती है। आप अगर एक सियासत को अलग रखें, एक मईशत में दिलचस्पी रखने वाले इंसान के तौर पर, एक साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना की हैसियत से सोचें तो क्या ये उनकी ख्वाहिश या उनका मुतालबा ठीक है वफाकी हुकूमत का कि 18वीं तरमीम के नीचे जो टैक्स कलेक्शन है इसको बदल दिया जाए, वफाक को जाए ये टैक्सेस? शुक्रिया जुनैद। देखें, मैं तो इस बारे में लिख भी चुका हूँ कि 18वीं तरमीम के अंदर जो NFC अवार्ड है, जो 18वीं तरमीम से अलग है, जो NFC अवार्ड है उसके अंदर थोड़ी सी आप रीथिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम में जिसमें कि फ़ेडरेशन ने पाकिस्तान को सचमुच सही मानों में फ़ेडरेशन बनाया है और जिससे हमने सूबों को इख्तियारात दिए हैं, उसको अंदर बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए और हम दुनिया की जो रविश है उससे उल्टी तरफ जा रहे होंगे जब हम सेंट्रलाइज कर रहे होंगे पावर। और मुस्लिम लीग नून का भी ये बात क्लियर है। लेकिन बहरहाल अगर देखिए, ये कोई खुदा ना खास्ता कुरान की आयत तो नहीं है। अगर 18वीं तरमीम ही है ना, अगर PTI को इसके अंदर कोई रद्दो बदल करना है तो फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, छुपना नहीं चाहिए, खुली हुई बात कर देनी चाहिए कि भाई हम ये तरमीम लाना चाह रहे हैं, चलो आओ इसके बारे में बैठ के बात करें। कोई हर्ज नहीं है, बैठ के बात कर लेंगे। पीपल्स पार्टी भी अपना मशवरा दे देगी, हम भी अपना मशवरा दे देंगे। और जो जहाँ तक ये कमेटी की बात कर रहे हैं कि कोई कमेटी बनाई है जिससे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो फेडरेशन के अंदर लेके जमा करें या सेल्स टैक्स जो होता है सर्विसेज पे वो जमा करें, तो यार ये पहले होता था, हम इसके आगे निकल गए हैं। सिवाय बलूचिस्तान के पास क्योंकि इतने वसाइल नहीं थे, तो पिछली 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत जो था वो बलूचिस्तान से सेल्स टैक्स जमा करता था सर्विसेज का, और उनसे हम कुछ कटौती करते थे, कुछ सर्विस चार्ज लेते थे और बाकी उनको पैसे दे देते। लेकिन बाकी 3 सूबे और ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के अंदर तो बड़े अच्छे महकमे कायम हो चुके हैं जिसके जो सेल टैक्स जमा कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस मंतक से क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप जो सूबे जमा कर रहे हैं उसको आप अपने हाथ से वापस लेना चाह रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है ये, अनलेस कि कोई और चीज़ है जो कि ये करना चाह रहे हैं जिसकी बज़ाहिर बात नहीं कर रहे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये ठीक है तरीकाकार या नहीं? आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? और क्या वफाकी हुकूमत इसलिए चाह रही है कि जो रेवेन्यू बढ़ाने का दबाव है, IMF के मामले पर भी और भी रिपोर्ट्स मुआशी इदारों की आई, उसकी वजह से वफाकी हुकूमत ये चाह रही है कि ये टैक्स उसकी तरफ आ जाएं ताकि उसका रेवेन्यू पूल फिर बड़ा हो? नहीं, देखें, ये तो बात नहीं कर रहे। वफाकी हुकूमत तो कह रही है हम जमा करके सूबों को दे देंगे। तो भाई सूबे खुद जमा कर रहे हैं, आपको सूबों की मदद कर देनी चाहिए, डेटा शेयर करना चाहिए, उनके अफसरान की ट्रेनिंग कर दें ताकि सूबे अपने पैर पे खड़े हो जाएं, ना कि आप बोलेंगे सूबों को लाओ हम टैक्स जमा करके तुमको ट्रांसफ़र कर दें। ये कोई मतलब बच्चे तो नहीं है सूबे। तो सूबों को अपने पैर पर खड़ा रखना चाहिए। तो एक तो ये बात है कि इससे कोई सपोजिटली जो जिस तरह इन्होंने स्कीम लेआउट करी है, कोई रेवेन्यू का फ़ायदा तो नहीं होगा। जो तीसरी जो शिक थी इनके अंदर, जो मेहताब साहब के आर्टिकल में भी आई थी, वो बात है प्रॉपर्टी के रेट्स की। उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है अगर सूबे और वफाक मिलकर कोई रेट तय कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इस वक्त कानून जो है वो पिछले साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने चेंज कर दिया था और हमने कहा था कि अब से कोई लिमिट नहीं होगी, कोई ऑफिशियल रेट नहीं होगा, कोई DC रेट नहीं होगा, जिस रेट पे आदमी चाहें वो रजिस्टर करा सकता है। लेकिन FBR के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी, FBR के पास ये राइट होगा कि हम डबल प्राइस पे खरीद सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, ताकि हम समझ रहे हैं कि इससे
प्रॉपर्टी जो है मार्केट की तरफ आ जाएगी। वो आज लॉ ऑफ द लैंड है। 6 महीने से ये हुकूमत आ गई है, इन्होंने इस लॉ ऑफ द लैंड को इंप्लीमेंट नहीं किया है। जो इसके साथ साथ हमने बात करी थी कि आप अपने टैक्सेस कम कर दें, सूबों को कहें कि अपने टैक्स कम कर दें, वो नहीं करवाया इन्होंने। और वो एक मुस्बत तरीका है आगे बढ़ने का, जिससे कि रियल एस्टेट को आप लेकर आएंगे और रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर आप जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ होती है उसको आप डिक्लेयर्ड वेल्थ कर देंगे, पाकिस्तान में ब्लैक मार्केट खत्म करेंगे। ये सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो लास्ट ईयर की स्कीम थी वो अच्छी थी, उसको इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। और पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं कि ये सेल्स टैक्स हम सर्विसेज हम ले लेंगे, जिससे सिर्फ वफाक में और सूबों के अंदर सिर्फ इख्तलाफात पैदा होंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मिफ्ता साहब, आपकी जमात के दौर में भी पूरी तरह से तो अमल दरामद इस पर नहीं हो सका था। बिल्कुल, हमारी जमात के दौर में अमल दरामद हुआ था। 18वीं तमीम पे मनोवन अमल दरामद हुआ था, माँ सिवाय बलूचिस्तान के, जिसके पास वसाइल नहीं थे एक ऑफिस बनाने के या उस वक्त पूरे नया डिपार्टमेंट बनाने के, तो उनके लिए हम सेल्स टैक्स कलेक्ट करते थे। बाकी पंजाब मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी प्लॉट की खरीदो फरोख्त इस चीज की बात कर रहा हूँ, उस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद तो नहीं है। ठीक है, फैसला किया गया, किया जाना चाहिए था, लेकिन शायद पूरी तरह अमल नहीं हो सका था। नहीं जनरल साहब, वो 1 जुलाई से होना का था। हम तो आपको पता है कि मई के अंदर चले गए थे, 1 जुलाई से होना था। और उसके बाद मेरी बात भी हुई थी अफसरान से वगैरह से कि भाई ये रूल्स बनाओ और ये शुरू करो। और अब आपके पास जब फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि 3 सूबों की हुकूमत आपके पास है और अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टरशिप है तो आप रूल्स बनाइए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। आप कल पंजाब का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 8 से 1% ले आइए, केपी का प्रॉपर्टी टैक्स 8 से 7 से 1% लेके आइए और आप बोलिए भाई जिस पे करना है करो। इंशाल्लाह ताला आपका रेवेन्यू भी कम नहीं होगा, मार्केटें भी अच्छी हो जाएंगी, ये और इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, मतलब सऊदी अरब से और यहाँ वहाँ से पैसे कर्ज लेके आ जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कोई रियल इंतजाम इन्होंने नहीं किया। अच्छा चले, अब इन दिनों ये बात भी चल रही है काफ़ी जगह के बहुत सारे इकदाम जो साबिका हुकूमत यानी आपकी जमात की हुकूमत के दौरान किए गए थे, मौजूदा हुकूमत उसका क्रेडिट ले रही है, वो एक काफ़ी तफसीली मामला है। लेकिन फिलहाल एक चीज़ जो ये सिंगल टैक्स का मामला है और ईज़ ऑफ बिजनेस की, रज़ाक दाऊद साहब ने बात की, असद उमर साहब ने, कि वो 40 से ज़्यादा टैक्स उनको कम करके 20 से कम पे ले आए, फिर एक सिंगल टैक्स के इतने ज़्यादा टैक्स नहीं बल्कि एक ही टैक्स हो ताकि जो कारोबार करना चाहते हैं उन्हें आसानी हो। ये क्या काबिल अमल तजवीज़ है, अच्छी तजवीज़ है ये? और शायद आप इससे पिछले दौर में ही इस पर बात की गई थी और अब अमल दरामद हो रहा है। जी 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 पिछले दौर में जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था तो हमने तमाम सूबों से ये तफसीलात ली थी, तो हमको पता चली कि किसी सूबे में 34 टैक्स हैं, किसी में मुख्तलिफ 35 टैक्स हैं, किसी में 40 टैक्स हैं और वफाक के अंदर भी 6-7 टैक्स होते हैं। मैंने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा था कि 3-3 कम अज़ कम टैक्स कुछ अरसे के लिए ख़त्म कर दो, जिसका रेवेन्यू भी बहुत कम इम्पैक्ट था। तो सूबे के अंदर मैं ये समझता हूँ कि 40 या 30 टैक्सों में से 10-10, 12-12 टैक्सेस ख़त्म हो सकते हैं। अभी तक एक भी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से हारून शरीफ साहब ने ये तो नहीं कहा कि ख़त्म कर दिए हैं, ये शायद कह रहे थे कि हम खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक कि 10-10, 12-12 टैक्सेस कम हो सकते हैं। क्या वफाक में एक टैक्स हो सकता है? मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल है। अगर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब मुख्तलिफ टैक्स हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो एक टैक्स हो सकता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ना ही सूबों में भी एक टैक्स हो सकता है। कुछ टैक्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे होते हैं, कुछ टैक्स आपका टर्नओवर के ऊपर होता है। लेकिन ये मुमकिन है कि हम सूबों के अंदर 3-4 टैक्सेस कर दें और वफाक के अंदर सिर्फ 3 टैक्स कर दें, ये मुमकिन है। तो हम 7-8 टैक्स पे आ सकते हैं, लेकिन एक पे मेरे ख्याल से ज़रा मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे थे कि जो पिछली हुकूमत में फैसले किए गए हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए था 1 जुलाई के बाद, और अब ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, इसके पास मौका भी है तो किया जाना चाहिए, जिससे ब्लैक मार्केट ख़त्म हो, रेवेन्यू बढ़े और जो कीमत बताई जाती है जिसके ऊपर लेन देन होता है उसी कीमत को रजिस्टर भी किया जा सके, ताकि कुछ भी ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी का मामला है उसमें कोई भी चीज़ खुफिया नहीं रहे। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे सानेहा साहिवाल के हवाले से। लवाहिकीन को कुछ यकीन दहानी और तसल्लियाँ करवाई गई हैं, क्या वो मुतमईन होंगे JIT की कार्रवाई से या उनका मुतालबा जुडिशल कमीशन के हवाले से ही बरकरार रहेगा? जलील साहब से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सानेहा साहिवाल के मकतूल खलील के वरसा का पंजाब हुकूमत पर एतमाद फिलहाल बहाल होता नजर आ रहा है। मकतूल खलील के भाई और उनके वकील की मुलाकात JIT के सरबराह से करवाई गई, जिसमें सानेहा साहिवाल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में हुकूमत ने मुतासरा खानदान को इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी करवाई है। मकतूल खलील के खानदान के वकील बैरिस्टर एहतशाम और मकतूल खलील के भाइयों के साथ वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान
शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू की। मुतासरा खानदान के वकील ने कहा कि मकतूल खलील के दोनों भाई 1 बजे JIT के सरबराह से दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर तसल्ली होती है तो अपने बयान JIT को रिकॉर्ड करवाएंगे। जमील साहब और जलील साहब का फैसला है कि हम कल 1 बजे हेड हैं एजाज शाह साहब JIT के, वहाँ पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, एविडेंस जो उन्होंने गैदर किया वो सारा ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और फिर अगर इनकी तसल्ली होती है और इनका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं रहता है JIT के हवाले से, तो फिर ये अपने बयान JIT को रिकॉर्ड कराएंगे। और उन बयानात की रोशनी में जो भी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन बनता है, और वो जो झूठी FIR है जो CTD की तरफ से दायर की गई थी वो खारिज होनी बनती है। और शहबाज गिल साहब ने इस बात की तसल्ली कराई है कि अगर तमाम तर वादों के बावजूद आपकी तसल्ली नहीं होती तो हम आपके कहने पर इवेंचुअली जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना था कि उम्मीद नजर आई है कि इंसाफ मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे, और फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। जो गवर्नमेंट में और हमें खला था वो थोड़ा सा कोई किरण नज़र आई है, यकीन दहानी कराई गई है कि आपको इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर हम जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे, अगर फिर भी ना कुछ हुआ फिर हम सड़कों पर जाएंगे। बैरिस्टर एहतशाम ने बताया कि JIT के सरबराह ने वाक़े में मुलव्विस अफसरान को भी शामिल तफ्तीश करने की यकीन दहानी करवाई है। CTD के अफसरान और एहलकारों के मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स भी JIT ने हासिल कर लिए हैं। हेड थे एजाज शाह साहब, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि जितने भी लोग इस वकूए में मुलव्विस थे, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है या जिनके ऑर्डर से ये हुआ है, उन सब की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, उन सब के नाम सफ़ाए मिसल पर लाए जाएंगे, और वो तमाम अफसरान भी उसमें शामिल हैं जो कि कॉल्स पे उनके साथ राब्ते में थे। और उन्होंने बाकायदा तौर पर हमें ये बताया कि उनके CDR भी निकाल लिए गए, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह भी निकाल लिए गए। बैरिस्टर एहतशाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चे के बयान से ये बात सामने आई कि CTD के एहलकार कार्रवाई के वक्त किसी से फ़ोन पर हिदायत ले रहे थे। उमैर जो बच्चा जिसका वो बयान है, उसने बताया अपने बयान में कि जो पुलिस वाले CTD एहलकार वहाँ पर आए थे, उन्होंने आते ही साथ जब गाड़ी रोकी तो सबसे पहले ज़ीशान को फायर मारे थे। उसके बाद उनमें से एक पुलिस एहलकार ने फ़ोन पर किसी से रब्ता किया और फ़ोन बंद किया, और फायरिंग रोक दी गई तब, फिर फ़ोन बंद किया, फिर अपने साथियों को इशारा किया, फिर दोबारा फायरिंग। इसका मतलब है दे वर टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम समवेयर। तो वो कौन है, इसकी तशखीस JIT करेगी। ये बहुत ही अहम बात है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ खलील के भाई साथ थे, ज़ीशान की वालदा मौजूद नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान से मकतूल ज़ीशान से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब आपके पास भी है, अभी तहकीकात हो रही है। ज़ीशान की वालदा थी, उन्हें नहीं बुलाया गया। मैंने जैसे आपको कहा कि क्योंकि एक केस में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको पहले पता है, इस सवाल का जवाब आपके पास भी है मेरे ख्याल में। तो जैसे ही वो मरहला होगा, वो हमारी भी माँ है और हम उनके साथ भी खड़े होकर यहाँ पे आपके साथ जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आगे आगे चलेंगे। मकतूल ज़ीशान के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी गई है। मकतूल खलील के वरिसा फिर से JIT के सरबराह से मुलाकात करेंगे। देखना यह है कि कल मुलाकात में क्या पेशरफ्त होती है, वरिसा की तसल्ली करवाई जा सकेगी या नहीं, फिर वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं या फिर मामला जुडिशल कमीशन की तरफ ही जाएगा। सानेहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत लाहौर हाईकोर्ट में हुई। दरखास्त गुजार ने यह कहा था कि IG पंजाब आला पुलिस एहलकारों और CTD हुकाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। IG पंजाब ने इख्तियार ना होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर JIT तश्कील दी। JIT से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, दरखास्त में मौक़िफ़ था। केस की समाअत के लिए JIT के सरबराह एजाज शाह भी अदालत में पेश हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा कि अदालत को बताया जाए कि इस ऑपरेशन का हुक्म किसने दिया और इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश किए जाएं। JIT के सरबराह ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आज हमने हुकूमत से ये पूछा है कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए क्या कर रही है। दरखास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरखास्त दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हुक्म दिया था पंजाब भर के तमाम DPOs को इस किस्म के वाक़े दोबारा ना करने की हिदायत की जाए, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि पंजाब भर के DPOs को मरासला भेज दिया गया है और ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने हुक्म दिया था तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाए। बयान भी
सबके रिकॉर्ड किए जाएं। सरकारी वकील ने कहा कि जीआईटी ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और बयान भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बताया जाए शवाहिद क्या इकट्ठे किए गए हैं। सरकारी वकील ने कहा कि तमाम तर तफसीलात लिख कर अदालत को पेश कर दी गई हैं। सरबराह जीआईटी ने वाक़े की जगह से गोलियों के खौल और दीगर अहम चीज़ें ली गई हैं और वीडियोज़ के बारे में भी बताया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वो एसपी गिरफ्तार है, क्या एफआईआर में मुल्जिमान को नामजद किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि एसपी को गिरफ्तार नहीं किया गया और मुल्जिमान को नामजद नहीं किया गया। इस मामले में 16 लोग मुलव्विस हैं, लेकिन सिर्फ 5 को गिरफ्तार किया गया। ये शनाख्त परेड का केस नहीं है क्योंकि फायरिंग वर्दी में मलबूस अफराद ने की। ड्यूटी पर जाने वाले और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफराद का बाकायदा नाम दर्ज किया जाता है। सरबराह जीआईटी ने अदालत को बताया कि जिस अफसर ने ऑपरेशन का हुक्म दिया उसे मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश किया गया है। अदालत ने कहा कि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों का रिकॉर्ड पेश करें। जिस अफसर ने इस ऑपरेशन का कहा था उसका रिकॉर्ड दें। सीटीडी की जानिब से भेजे जाने वाले अफसर का भी रिकॉर्ड दिया जाए। अगर रिकॉर्ड में कोई रद्दोबदल हुआ तो तमाम लोग जेल जाएंगे। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि वफाकी हुकूमत से पता किया जाए कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने पर क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत में मामला ज़ेर समाअत है, मगर आज पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन को मुतमईन करने की कोशिश की है और जो बातें अदालत में हुई हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। कई सवालात इनमें से सामने आए, लेकिन शायद कई सवाल इनमें से उठाए नहीं जा सके और उनका जवाब तो बिल्कुल ही नहीं मिला था। मकतूल खलील के भाई मोहम्मद जलील साहब से हम बात करेंगे। जलील साहब, उन्होंने किसी हद तक आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की, जो हौसला अफ़ज़ा बात है, लेकिन आप किस बुनियाद पर यह फैसला करेंगे कि आप जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करें बल्कि जीआईटी से ही तहकीकात करवाने पर मुतमईन हों? देखिए, आज वो सरबराह जीटीए के एजाज शाह, उनसे मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हमारे 2 तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कराने की कोशिश की है। तो बकाया जो बात है वो सुबह 1 बजे का टाइम है, ठीक है। उधर जाएंगे तो उनकी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। अगर हमें लगा कि इधर से इंसाफ नज़र आ रहा है तो फिर उनको हम अब उनके साथ तफ्तीश में शामिल होंगे। अगर हमें लगा कि नहीं, हम इससे मुतमिन नहीं हैं, तो फिर हम वो अदालती कमीशन की तरफ जाएंगे। आपने क्या मुतालबात सामने रखे या रखेंगे कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं तब हम मुतमईन होंगे? जो एहलकार मुलव्विस हैं उनकी शनाख्त के बारे में बात हुई कि उसको जाहिर किया जाएगा, किस वजह से आप मुतमईन हो सकेंगे? ठीक है, ये आप मुतालबा पूरा करते हैं तो हम ताउन करेंगे जीआईटी के साथ। नहीं, ये तो हमारे वकील साहब ही अच्छी तरह बता सकेंगे कि वो देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किधर मिस्टेक की है इन्होंने, कि कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे किसी को। तो फिर ये सुबह ही फैसला होगा कि अब किस तरफ जाना है। आज जो जीआईटी के सरबराह एजाज साहब, उन्होंने आपको किस तरह की यकीन दहानी करवाई है जिससे आप ये मानने पर तैयार हुए कि आप कल भी उनसे मिलेंगे और फिर फैसला करेंगे? उन्होंने ये कहा था हमारे साथ चले, कहीं भी लगे आपको कि ये काम नहीं सही कर रहे तो आप जुडिशल कमीशन की तरफ जा सकते हैं। वो ऑप्शन आपके सामने पड़ी है, वो हम किसी भी वक्त रद्द नहीं करेंगे। तो अब इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा सुबह ही होगा कि क्या करना है, किस तरफ जाना है। जलील साहब, चूँकि पहले भी इस प्रोग्राम में आपसे बात हुई है, आपकी कुछ अहम एतराज़ात और शिकायत थी कि वही पुलिस है जो वाक़े में मुलव्विस है, वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर सकती। दरख्वास्त में भी आपने कहा है कोर्ट में, फिर बहुत देर से औकात में आपको तंग किया जा रहा था जीआईटी की तरफ से, और जो पुलिस स्टेशन में आपके साथ वाक़या हुआ था, ये सब बातें बताई आपने जीआईटी के सरबराह को? जी 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 बिल्कुल बताई, वाज़ह तौर पर बताई है। उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि जो भी होगा वो सामने आएगा आपके। मैंने भी जान देनी है, अल्लाह को देनी है। तो ये सारी बातें हमने बताई, उन्होंने भी हमें शेयर की कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंसाफ होता नज़र आएगा इंशाल्लाह आपको। वो ऐसी बातें बताई उन्होंने कि यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आपको फुल आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ताकि आप हमारे साथ भी करें, हम आपके साथ करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और जलील साहब, आपकी पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई? जी नहीं। और ये खबर भी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात होनी थी, उस बारे में कुछ बताया गया आपको?
नहीं, अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी या नहीं होनी, ये मेरी इतलात में नहीं। क्या आप लोग कल हतमी फैसला करेंगे कि आप जीआईटी के साथ ही ताउन करेंगे या फिर आपका मुतालबा हो कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वही इस सारे साने की तहकीकात करे? जी जी बिल्कुल, ये सुबह ही फैसला होगा, क्योंकि देखें हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो अदालतें दे दें, चाहे वो खान साहब दे दें, कोई भी दे दें, हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। हर सूरत में हमने इंसाफ लेना है, चाहे बाद में हमको सड़कों पर क्यों ना आना पड़े। आखिरी ऑप्शन तो वो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जलील साहब। उम्मीद करते हैं आपको सड़कों पर नहीं आना पड़े, आपके जो जायज़ मुतालबात है उनको हुकूमत माने और उस पर अमल दरामद भी करे। जो मुलाकात होनी है जीआईटी के सरबराह से वो भी अहम होगी। हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का सामना करने वाले लोगों को सिंध मुंतकिल करने पर एतराज़ उठाया गया वज़ीर आज़म की तरफ से, लेकिन साथ ही एक ऐसी शख्सियत जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का सामना कर रही है उसको तिलोर के शिकार का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। वो शख्सियत कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जाली अकाउंट्स केस में मुल्ज़िमान और केस की मुंतकली के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई। पीपल्स पार्टी चाहती है कि नैब इस केस की मजीद तहकीकात कराची में करे, लेकिन नैब ने न सिर्फ अपनी तहकीकात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू की बल्कि कराची की बैंकिंग कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस की कार्रवाई को भी इस्लामाबाद मुंतकिल करने का सोच रही है। इस हवाले से आज नैब ने कराची की बैंकिंग कोर्ट को आगाह भी कर दिया। दूसरी तरफ जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्ज़िम ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और समिट बैंक के सदर हुसैन लवाई को सिंध हुकूमत की दरखास्त पर कराची जेल मुंतकिल करने की पहले इजाज़त दी गई और बाद में महकमा दाखिला पंजाब ने अपना हुक्म वापस ले लिया। गुज़श्ता रोज़ ज़राए से खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान की नाराज़ी पर महकमा दाखिला पंजाब ने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया। इससे पहले 25 जनवरी को महकमा दाखिला सिंध ने महकमा दाखिला पंजाब से दरखास्त की थी कि अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई को अडयाला जेल से कराची की मलीर जेल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि उनका केस कराची के बैंकिंग कोर्ट में चल रहा है। जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने 31 जनवरी को उन्हें कराची मुंतकिल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर आमद पर जब उनके इल्म में यह बात आई तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद 3 फरवरी को ही दोबारा महकमा दाखिला पंजाब ने अपना हुक्म वापस ले लिया। जिसके बाद आज ही यह खबर सामने आई कि नैब कराची बैंकिंग कोर्ट की कार्रवाई को इस्लामाबाद मुंतकिल करने से मुताल्लिक मुशावरत कर रहा है और इस हवाले से नैब ने बैंकिंग कोर्ट को आगाह भी कर दिया। बहरहाल जाली अकाउंट से मुंसलिक आज एक और दिलचस्प खबर सामने आई है। डॉन अखबार में शाया होने वाली सहाफ़ी भगवान दास की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने खलीज के शाही खानदानों के 13 अफराद को पाकिस्तान में 2018 और 2019 के सीजन में तलोर का शिकार करने की इजाज़त दी। खबर के मुताबिक जिन अफराद को इजाज़त दी गई उनमें से एक फ़र्द ऐसा है जो जाली अकाउंट्स केस में पाकिस्तानी इदारों को मतलूब है और वो शख्स है नसर अब्दुल्ला लोथा, जिसे खबर के मुताबिक ठट्टा में तलोर का शिकार करने की इजाज़त दी गई है। अब जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में नसर अब्दुल्ला लोथा का अहम किरदार है। जीआईटी के मुताबिक नसर अब्दुल्ला इश्तिहारी हैं और तहकीकाती इदारे इस केस में उनका बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इस दौरान वफाकी हुकूमत का इनको पाकिस्तान में तलोर का शिकार करने की इजाज़त देना बहुत ही हैरानकुन बात है, क्योंकि जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान से करप्शन करके पैसे नसर अब्दुल्ला को भिजवाए जाते थे और वो इन पैसों को वापस भेजता था, जिसे बिजनेस मनी के तौर पर जाहिर किया जाता था। जीआईटी के दावे के मुताबिक नसर अब्दुल्ला का बहुत ही अहम किरदार है और हुकूमत ने उसे शिकार की इजाज़त दे दी है। और अब ये बात सामने आ रही है कि इस तरह जो तफसील सामने आई है उसके मुताबिक ये शख्स जीआईटी को मतलूब है। हमने कोशिश की कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से इस बारे में बात कर सके। पाकिस्तान में तलोर के शिकार के हवाले से हमेशा बहस होती रही है और ख़ुद इमरान खान माजी में इसकी मुखालफत करते रहे हैं। वो इस हवाले से मुसलसल ट्वीट करते रहे। 2016 में इमरान खान ने एक ट्वीट की कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से बात करेंगे कि वहाँ तलोर का शिकार करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ये एक नायाब परिंदा है जिसका शिकार गैर कानूनी है। और एक और ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि वो तलोर के शिकार पर लगी पाबंदी हटाएं, नहीं, भारत भी इसकी इजाज़त नहीं देता। एक और ट्वीट में इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा जो अब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा था कि कभी सोचा नहीं था कि वो ये दिन देखेंगे जब तलोर जैसे मादूम होते परिंदे का शिकार हमारी खारजा पॉलिसी का एक सतून बन जाएगा। इमरान खान एक और ट्वीट में मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि इसका सेहरा नवाज शरीफ और इनकी हुकूमत को जाता है कि डॉलर्स के लिए तलोर का शिकार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बना दिया गया है। इमरान खान
माजी में तलोर के शिकार की इजाज़त देने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, इस पर इखलाकी हदें मुकर्रर करते रहे हैं। ये तनकीद करते रहे हैं कि वो तेज़ी से मादूम होते परिंदे के शिकार की इजाज़त दे रहे हैं और इसे सिफारती ज़रूरत करार दे रही है। मगर अब खुद वज़ीर आज़म इमरान खान जब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनके दौर इक़्तिदार में अरब ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है। उन्होंने सऊदी अरब के 2 दौरे किए, मुत्तहिदा अरब अमारात गए, कतर गए और इन ममालिक से पाकिस्तान को मुआशी पैकेजेस भी मिले। हुकूमत ने उस शख्स को अब शिकार की इजाज़त दे दी है जो पाकिस्तानी इदारों को मतलूब है, और वो भी इस केस में जिसके हवाले से हुकूमत ने बड़े बड़े दावे कर रखे हैं, बल्कि रोज़ाना ही करती है। ये केस बहुत ही अहम है, लेकिन हुकूमत से ये सवाल बनता है, आखिर इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है और माजी में ऐसी पॉलिसी पर तनकीद करते रहे कि तलोर के शिकार की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, इसको खारजा पॉलिसी के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो अब इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे? और हुकूमत अगर दे भी रही है लाइसेंस, तो उसमें ऐसी शख्सियत क्यों शामिल है जो पहले ही यहाँ पर तहकीकात का सामना कर रही है? और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिसमें ये शख्स एक इंतहाई अहमियत रखता है और मतलूब भी है, उसको लाइसेंस क्यों जारी किया गया है? हुकूमत ने इस बारे में अभी तक अपना कोई मौक़िफ़ या जवाब नहीं दिया है। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका की अफ़गानिस्तान में जंग, जिससे मुताल्लिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है। लेकिन जंग के फैसले में 18 साल पहले क्या हुआ था, हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जब कोई वाक़या होता है, बड़ा वाक़या, तो पूरी कौम जज्बात में आ जाती है। सभी जज्बात में आकर वो बातें करते हैं जो बज़ाहिर वक्ती तौर पर मुल्क के मफाद में भी नज़र आती है, मगर आगे चलकर अक्सर नुकसान भी होता है, बड़ा नुकसान भी। ऐसे मौके पर जब कोई इख्तलाफी बात करे और वो बात करे जो सब ना कर रहे हों, तो वो बात बहुत अजीब भी लगती है और बुरी भी लगती है। ऐसी बात करने वाले को तंज और तानों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कभी कभार तो इख्तलाफी बात करने वाले को गद्दारी का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। ऐसी बात सुनी ही नहीं जाती, उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। मगर इख्तलाफी बात जितनी भी कड़वी लगे, सुननी ज़रूर चाहिए, जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए कि आखिर उसकी अहमियत हो सकती है नहीं। हो सकता है कि वो बात दुरुस्त हो और मुल्क के फ़ायदे में हो। जो बात जज्बात में बुरी लगती है वो लाजमी नहीं कि हकीकत में भी बुरी हो। ऐसी राय को तनकीद बराए तनकीद की नज़र नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इज्तिमाइयत के मद्दे मुकाबिल इस इनफरादी शख्स की राय को दलाइल और हक़ाइक़ के तनाजुर में परखना चाहिए, क्योंकि वक्त बताता है कि इख्तलाफी बात आगे चलकर दुरुस्त भी साबित हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है एक बहुत ही बड़े मामले में, अमेरिका में, जहां 9/11 के वाक़े के बाद पूरी कौम गम और गुस्से में मुब्तला थी। इस वक्त अमेरिका में गम और गुस्से की लहर थी। इस दौरान अमेरिकी सियासी क़यादत ने अफगानिस्तान पर हमले का फैसला किया। पूरी अमेरिकी पार्लियामेंट, पूरी अमेरिकी कांग्रेस एक तरफ थी, मगर एक आवाज़ ऐसी थी जो इख्तलाफ कर रही थी, जो खबरदार कर रही थी। और फिर वक्त ने साबित किया कि वो इख्तलाफी आवाज़ दुरुस्त निकली। उसने जिन खदशात का इजहार किया वो दुरुस्त निकले, और यह आवाज़ थी डेमोक्रेट जमात की रुकन बारबरा ली की, जिन्होंने उस वक्त जल्दबाजी में अफगान जंग में जाने की भरपूर मुखालफत की थी और अक्सरती राय के खिलाफ खड़ी हो गई थी। लेकिन उनकी दूरअंदेशी और जंग की मुखालफत आज 17 साल बाद दुरुस्त साबित हो रही है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर किए गए दहशतगर्द हमलों के बाद शुरू होने वाली अफगान जंग को 17 साल से ज़्यादा हो गए और इसे जदीद अमेरिकी तारीख की तवील तरीन जंग करार दिया गया है। और ये जंग ख़त्म हो नहीं रही है, जिसकी वजह से इस जंग को हमेशा की जंग और तवील जंग का नाम दिया गया है। इस जंग का आगाज़ अमेरिका ने अलकायदा और उसामा बिन लादेन को 11 सितंबर के हमलों का जिम्मेदार करार देते हुए किया था, और उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करार दिया था। अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका सेशन से खिताब में जॉर्ज बुश ने इन हमलों का मकसद बताते हुए भी कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग का आगाज़ अलकायदा के साथ हुआ, लेकिन इसका खात्मा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आलमी दहशतगर्दी से मुंसलिक हर ग्रुप का खात्मा नहीं कर दिया जाता। 11 सितंबर हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कांग्रेस से कानूनी इजाज़त तलब की थी, जिसके लिए अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग की गई और अमेरिकी सदर को अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ फौजी हमले का इख्तियार देने की मंजूरी एक के मुकाबले में 420 वोट से दी गई। यानी हक में 420 वोट आए और मुखालिफत सिर्फ एक वोट और बारबरा ली का वोट था। जब अमेरिकी सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमेरिकी सदर को अफगानिस्तान में फौजी हमले की इजाज़त दे दी, ऐसे में अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में अफगानिस्तान पर हमले के खिलाफ सिर्फ एक आवाज़ उठी। पूरे अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में सिर्फ एक वोट इस हमले की मुखालफत में आया, और वो वोट डेमोक्रेट जमात की बारबरा ली का था। उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले की मुखालफत में वोट देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा किया और कहा कि इसके नताइज पर गौर किया जाना चाहिए।
कांग्रेस की डेमोक्रेटिक रुकन बारबरा अली का मौक़िफ़ 9/11 हमलों के 3 दिन बाद आया था। बाद में भी बारबरा अली इस जंग की मुखालिफ रहीं। उन्होंने वियतनाम जंग का हवाला देते हुए खबरदार किया था कि हम माजी की गलतियां दोहरा नहीं सकते। उन्होंने कहा था कि हम किसी ऐसी ना ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ करने से मोहतात रहे जिससे निकलने की कोई हिकमत अमली ही ना और ना ही कोई मखसूस टारगेट हो। और बारबरा अली के खदशात आज 17 साल बाद दुरुस्त साबित हुए हैं। अमेरिका ने 11 सितंबर हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा और उसामा बिन लादेन पर डाली थी। उसामा बिन लादेन अमेरिकी फ़ौज के एबटाबाद ऑपरेशन में मई 2011 में मारा जा चुका। अलकायदा के बारे में कहा जाता है कि इसका खात्मा हो चुका। अमेरिका ने जिस मकसद के लिए 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था वो मकसद पूरा हो चुका, लेकिन अफगान जंग खत्म नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अफगान जंग से मुतालिक अपने इदारे में वही अल्फाज लिखे जो बारबरा अली ने 2001 में कहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारे के मुताबिक 17 साल गुजरने के बावजूद अफगानिस्तान में बदस्तूर ना खत्म होने वाली जंग से ना तो निकलने की कोई हिकमत अमली है और ना ही मखसूस हदफ है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 2001 से लेकर अब तक 27 लाख से ज़्यादा अमरीकियों ने यह जंग लड़ी, जिसमें 7,000 के करीब अमरीकी फ़ौजी और 8,000 से ज़्यादा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए। 53,500 से ज़्यादा अफराद अफगान जंग से जख्मी और नफसियाती बीमारियों के साथ वापस आए। रवा माली साल के अख्ताम तक अफगान और इराक जंग और इनसे वापस आने वाले फौजियों की देखभाल पर अखराजात का तखमीना 5.9 खरब डॉलर तक हो जाएगा। अखबार के मुताबिक अमरीकी मनसूबाबंदी नाकाम हो रही है। फ़ज़ाई हमलों और फौजियों की मौजूदगी के बावजूद कामयाबी नजर नहीं आ रही। हज़ारों अफगान शहरी हलाक हो चुके और लाखों बेघर हैं या फिर पाकिस्तान और ईरान में महाजरीन हैं। वक्त आ गया है कि इस कड़वे सच का सामना करें कि अफगान जंग एक डेडलॉक है और इससे बदतर यह है कि इससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। अहम बात यह है कि इस तवील तरीन अफगान जंग से मुतालिक खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि इससे हम सब थक चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी टीवी CBS को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि हमें इस ना खत्म होने वाली जंग से निकलना होगा और अपनी फौज को वापस बुलाना होगा। सितंबर 2001 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम से शुरू की गई इस जंग को अमेरिका खुद खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इस मकसद के लिए अमेरिकी हुकाम और अफगान तालिबान मुज़ाकरात कर रहे हैं। अफगान जंग के खात्मे की माजी में भी कोशिशें होती रही जो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं। खुद अमेरिकी सदर कह चुके हैं और माजी में अफगान जंग के हिमायती अब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे पाक अमेरिका अमूर के माहिर मोईद यूसुफ साहब से। मोईद साहब, 2 दहाइयाँ मुकम्मल होने को हैं अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग को। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि सब थक चुके हैं, हमें निकलना है। क्या इसका ये मतलब है कि अमेरिका को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है? आपने अपनी किताब में भी अक्सर इस हवाले से लिखा है। तो इस सारी कैफियत की वजह क्या है इस वक्त अमेरिका में? नाकामी, कोई नतीजा नहीं निकल पाया इस वजह से? ये शुक्रिया जुनेद। देखिए, 3 बातें। पहली बात तो 9/11 के बाद एक बिल्कुल साफ बात नज़र आई है कि बड़ी फ़ौजें जो हैं वो इस तरह की इंसर्जेंसीज़ को, गुरिल्ला मूवमेंट्स को ख़त्म नहीं कर सकती। खा वो इराक हो जहाँ बिल्कुल ही एक तमाम पहलू से रियासत टूट गई और जो रैग टैग फोर्सेस थी उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ी या उनको जीतने नहीं दिया। अफ़गानिस्तान में आप ये कह सकते हैं किसी हद तक तालिबान पहले भी 90 की दिहाई में कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ भी कोई हल नहीं निकला। लीबिया को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए। तो जो ताकतवर फौजें हैं वो इस तरह की जंग में कामयाब नहीं हो रही। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, इसका कोई रिजल्ट ऐसा नहीं निकलेगा मुस्बत अगर ये जंग जारी भी रहे। दूसरा, सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने कैंपेन इस बात पे की थी और बिल्कुल खुल के उन्होंने, जब ये साउथ एशिया पॉलिसी का इनेकाद किया था 2017 में, तो खुल के ये कहा था कि ये मेरी पॉलिसी नहीं है, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, लेकिन मेरे जनरल्स ने, मेरी एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे इस बात पे आमादा किया है कि कुछ वक्त दिया जाए। वो वक्त उनको मिल गया और उससे कोई खातिर-खा कामयाबी नहीं हुई। और तीसरी बात ये कि इस वक्त अफगानिस्तान बिल्कुल अमेरिका में एक डोमेस्टिक सियासी इशू नहीं है। सिर्फ एक चीज का फायदा हो सकता है कि अगर आप ये कहें कि हम अपनी फौजें वापस बुला रहे हैं, हमें अब डायरेक्ट खतरा कोई नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान में अगर कोई पीस डील होती है तो हमने एक अमन की शक्ल भी निकाल दी, अलकायदा भी खत्म हो गया और तालिबान जो हैं वो अफगान अगर उनको कबूल करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 वाकयात हैं जिनकी बिना पर अब ये आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका एक इनखला की बात कर रहा है। लेकिन जो मेरे नजदीक सबसे अहम बात है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी और उनकी एक कन्विक्शन कि अमेरिका को ऐसी जंगों से निकल जाना चाहिए। यही सवाल मोहित साहब से, जब किताब लिखी ब्रोकरिंग पीस एनवायरनमेंट, तो दूसरा हिस्सा बताता है क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये सिर्फ ट्रंप सोच रहे हैं ऐसा, या फिर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट, इंतजामिया, वहाँ की फौज, थिंक टैंक्स, ये वो भी ये सोच रहे हैं कि ख़त्म करना है इस जंग को, इस सब दलदल से निकलना है?
नहीं, मेरे नज़दीक अमेरिका के सिस्टम में एक दरार है इस वक्त। अमेरिकी सदर की जो सोच है, ट्रंप साहब की सोच, वो अक्कासी नहीं करती पूरे सिस्टम की। जाहिर बात है उसमें कुछ धड़े हैं, कुछ लोग हैं जो इन्होंने अपॉइंट किए हैं, जो इनके साथ यकसू होकर पॉलिसी को देखते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, अफगानिस्तान पे अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि अमेरिका को वहाँ पे कोई ना कोई प्रेजेंस रखनी चाहिए। बिकॉज अगर बिल्कुल ही अमेरिका निकल गया, इनखला हुआ, तो वहाँ पे खाना जंगी दोबारा हो सकती है। 9/11 के जो एक आप कह रहे हैं दरार है, लेकिन अगर आप एक रिसर्चर की हैसियत से, एक ओपिनियन मेकर की हैसियत से समझे, तो क्या ये मामला एंड गेम की तरफ जा रहा है? जुनैद, एंड गेम का लफ्ज जो है ना वो गलत है। एंड गेम से ये लगता है कि अफगानिस्तान में एक सेटलमेंट होगा, कोई सियासी मफाहमत का जो भी हल निकलेगा उससे अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा। मेरे नज़दीक अभी वाली गेम ख़त्म होने जा रही है, वो बात दुरुस्त है। एक सेटलमेंट होगा, तालिबान को प्रोसेस में लाया जाएगा, कोई ना कोई इंटरम सेटअप बनेगा। अमेरिका और तालिबान और अफगानिस्तान के जो पावर ब्रोकर्स हैं उनमें कोई ना कोई मुआहदा होगा। लेकिन उसके बाद असल जो है वो गेम शुरू होती है कि उस मुआहदे को, उस अमन को कैसे कायम करना है, कायम रखना है। आपको याद होगा जो अफगान जिहाद था 80 की दिहाई का, उसमें भी जिनीवा अकॉर्ड्स हुए थे और उसमें बड़ी जो है वो कामयाबी डिक्लेयर की गई थी कि जिनीवा अकॉर्ड्स हो गए, अमन आ गया। 3 साल बाद मामला बिल्कुल उलट गया। तो अभी जो असल मरहला है वो इस मफाहमत के प्रोसेस के बाद आना है और उसमें पाकिस्तान ने भी उसके बाद जो नताइज सामने आएंगे वो बहुत अहम हो सकते हैं। मोहित यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खत्म होती है नहीं अफगान जंग, अमन होता है नहीं, अमेरिका निकलता है नहीं, लेकिन ये बहुत अहम है कि अमेरिका को एहसास हो रहा है कि उसकी तरफ से गलतियां सरजद हुई हैं और अब वो ये सोच रहा है कि इस जंग से निकलने का वक्त शायद आ चुका है। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए।